थप्पड़ मारे, मेरे को नंगा किया और डंडे से बेल्ट से मार मार के जब मेरी पेशाब निकल गई, तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला बोलते हैं कि अभी इस पेशाब को पी। अभी मेरे को डंडे से मार रहे थे, तो इन्होंने जिन जिन पुलिस वालों को मैंने सस्पेंड करवाया और जिन जिन पुलिस वालों पर मैंने वीडियो बनाई थी, उनको कॉल करके मेरे चिल्लाने की आवाज सुना रहे थे, उनको पीट पीट के डंडे से। अब ये देखो, इसका लेफ्ट पैर था, ऑलरेडी उसमें सर्जरी हो रखी थी। मार मार के आपने पैर की हालत क्या, ये तो हम नहीं होने देंगे, इतना बता। केशव थलवाल के विरुद्ध अभी तक 5 मुकदमे अलग अलग जनपदों में दर्ज हैं। इनका पूर्व में भी इस तरह का इतिहास रहा है कि इनके द्वारा निराधार आरोप पुलिस पर और अन्य व्यक्तियों पर सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्व में भी लगाए जाते रहे हैं। नमस्कार। किसी भी लोकतंत्र की असली परीक्षा अदालतों में नहीं होती। यह वहां होती है जहां एक साधारण सा नागरिक सत्ता से प्रश्न पूछने का साहस करता है। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय ने केशव थलवाल मामले में जिस तरह की टिप्पणी की है, ऐसे में पहली नजर में यह एक व्यक्ति बनाम पुलिस का विवाद लगता है। लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं, यह एक बड़े प्रश्न में बदल जाता है। वह प्रश्न है कि क्या हमारे संस्थान असहमति को सुनने के लिए बने हैं या नहीं, या फिर वो उसे नियंत्रित करने के लिए बने हैं। हालांकि अभी इस विषय पर निर्णय लंबित है, लेकिन यहां हम चर्चा करेंगे अभी तक की स्थिति पर, ताकि सामान्य नागरिक भ्रामक खबरों में ना जाकर इंतजार करें कोर्ट के परिणाम का। लेकिन सुनवाई के दौरान जैसा कि कई रिपोर्ट्स और प्रत्यक्षदर्शी विवरणों में सामने आ रहा है, अदालत का स्वर असामान्य रूप से तीखा हो गया था। बताया जाता है कि न्यायालय ने यह तक बोला कि अगर किसी को इतना मारा गया है कि उसके पैरों की हालत बिगड़ गई है, तो हम इसे यूं ही नहीं होने देंगे। और जब मानसिक स्थिति को लेकर सवाल उठाए गए, तो अदालत ने यह भी इंगित किया कि अगर उस व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, तो क्या संबंधित अधिकारियों का भी परीक्षण नहीं होना चाहिए। हालांकि इन टिप्पणियों को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये केवल सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रतिक्रियाएं हैं। दरअसल केशव थलवाल प्रकरण केवल एक सामान्य कस्टोडियल वायलेंस एलिगेशन नहीं है। यह उस सूक्ष्म बिंदु पर खड़ा है जहां स्टेट पावर और इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी का टकराव होता है। एक ओर एक नागरिक का दावा है कि उसे हिरासत में न केवल शारीरिक प्रताड़ना दी गई, बल्कि मानवीय गरिमा को भंग करने वाली क्रूरता का भी उसे सामना करना पड़ा, जिसमें उसे निर्वस्त्र किया गया, अपमानित किया गया और यहां तक कि उसके साथ अमानवीय व्यवहार, जैसे उस पर पेशाब किए जाने का आरोप भी उसने लगाया। दूसरी ओर राज्य का एक आधिकारिक कथानक है कि यह व्यक्ति स्वयं आपराधिक पृष्ठभूमि का है, जिसकी विश्वसनीयता संदिग्ध है और जो अपने बचाव में एक काउंटर नैरेटिव गढ़ रहा है। यहीं पर यह मामला एक साधारण फैक्ट एजुडिकेशन से आगे बढ़कर एक जटिल एपिस्टेमिक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, जहां प्रश्न यह नहीं रह जाता कि क्या हुआ, बल्कि यह कि किसकी कहानी को सत्य माना जाए। अर्थात यह मामला केवल यह तय करने तक का सीमित नहीं है कि आखिर तथ्य क्या है। यह उससे भी बढ़कर एक ऐसी जटिल स्थिति बन जाता है जहां असली सवाल यह नहीं होता कि क्या हुआ, बल्कि यह होता है कि किसकी बात को आखिर सच माना जाए। ऐसे मामलों में न्याय शास्त्र हमें सावधान करता है। लैटिन भाषा में कानून के लिए कही गई एक पंक्ति है, फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनिबस। अर्थात यदि कोई एक बात में झूठा है तो उसकी पूरी गवाही अविश्वसनीय मानी जा सकती है। यह न्यायालयों की प्रक्रिया में स्वीकार भी किया जाता है, लेकिन भारतीय न्यायपालिका ने इसे कठोर रूप में कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वास्तविकता में एक व्यक्ति आंशिक रूप से सत्य और आंशिक रूप से असत्य भी हो सकता है। इसलिए न्याय का आधार व्यक्ति की कैरेक्टर एसिसिनेशन नहीं है, बल्कि एविडेंस बेस्ड वेरिफिकेशन होना चाहिए। और यही वह बिंदु है जहां अदालत का हस्तक्षेप निर्णायक बनता है। जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा, तो न्यायालय ने परंपरागत निष्क्रियता की जगह प्रोएक्टिव जुडिशियल स्क्रूटनी को चुना, गिरफ्तारी पर रोक लगाई और जो प्राइमा फेशिया दर्शाता है कि अदालत न्याय की तरफ आगे बढ़ रही थी। सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने के निर्देश दिए गए, जो कि बेस्ट एविडेंस रूल की भावना को पुष्ट करता है। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण तो कोर्ट सुपरवाइज्ड मेंटल एग्जामिनेशन की बात, जो इस पूरे प्रकरण के क्रेडिबिलिटी डिस्कोर्स को वैज्ञानिक कसौटी पर परखने का प्रयास था। यहां पर एक गहरी विधिक विडंबना सामने आती है।
दरअसल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति का निर्धारण केवल क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल द्वारा ही किया जा सकता है, और वह भी एक राइट बेस्ड फ्रेमवर्क के भीतर। फिर भी व्यवहार में मेंटल इंस्टेबिलिटी का आरोप अक्सर एक डिलीजिटिमाइजेशन टूल के रूप में उभरता है, एक ऐसा औजार जो किसी भी असहज या असुविधाजनक आवाज को इर्रेशनल घोषित कर सकता है, और इस मामले में भी यही हुआ। हालांकि जब कोर्ट सुपरवाइज रिपोर्ट सामने आई और केशव को कंप्लीटली नॉर्मल और वेरी शार्प बताया गया, तो यह केवल एक मेडिकल निष्कर्ष नहीं था, यह एक नैरेटिव का कोलैप्स हो जाना भी था। इसने उस संभावना को कमजोर कर दिया कि पूरा आरोप केवल एक डिस्टर्ब माइंड की उपज है, परंतु इस बिंदु पर रुक जाना भी न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि उसी समय केशव के विरुद्ध अन्य आपराधिक आरोप जैसे कथित जबरन वसूली आदि के भी मामले मौजूद हैं। यह स्थिति हमें डॉक्ट्रिनल न्यूट्रलिटी की ओर धकेलती है, जहां यह स्वीकार करना पड़ता है कि एक व्यक्ति साइमल्टेनियसली विक्टिम ऑफ स्टेट एक्सेस और सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल स्क्रूटनी दोनों हो सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इस पूरे विमर्श का नैतिक और विधिक केंद्र है। राइट टू लाइफ केवल अस्तित्व का अधिकार नहीं है, यह राइट टू डिग्निटी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार स्पष्ट किया है कि कस्टोडियल एनवायरनमेंट में व्यक्ति की गरिमा राज्य की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। लेकिन इस पूरे विमर्श में एक और चेहरा भी है जिसे नजरअंदाज करना उतना ही खतरनाक होगा। यह वही पुलिस है जो किसी के लिए सिस्टम है, लेकिन अपने घर में यही पुलिस किसी का बेटा है, किसी का पिता है, किसी का साथी है जो दंगों में सबसे आगे खड़ा होता है, जो रात के अंधेरे में गश्त करता है, जो अपने डर को दबाकर दूसरों की सुरक्षा करता है। हाल ही के दिनों की अगर हम बात करें, देहरादून के ही प्रेमनगर में ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पुलिस कर्मी ड्यूटी के दौरान हमलों का शिकार हुए हैं, और हमले ही नहीं, यहां तक कि गोलियों का भी शिकार हुए हैं। लेकिन यही पूरी तस्वीर नहीं है, क्योंकि उसी समाज में कुछ ऐसे आरोप भी पुलिस के ऊपर लगते आए हैं जहां वही वर्दी किसी के लिए डर का कारण बन जाती है। और यह सवाल सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड के सतपुली में एक और ऐसी ही घटना सामने आई है। 20 वर्षीय भाई पंकज कुमार, जिसने पुल से लटककर अपनी जान दे दी। मरने से पहले उसने इस आत्महत्या से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, और उसमें पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाए। परिजनों के अनुसार उनकी बाइक सीज किए जाने के बाद से ही वो मानसिक रूप से परेशान थे, और इसी दबाव और अपमान ने उसे उस किनारे तक पहुंचा दिया जहां से लौटना संभव नहीं था। अब यहां भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया थी, या वास्तव में संस्थागत व्यवहार ने उसे उस बिंदु तक धकेल दिया जहां जीवन और निर्णय के बीच की दूरी अचानक खत्म हो जाती? सच अभी जांच के दायरे में है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, कभी कभी राज्य की सबसे छोटी कार्रवाई भी किसी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चोट बन जाती है, और यही देखने की हमें जरूरत है। इसी संदर्भ में अगर हम आगे बात करें तो यह प्रकरण उत्तराखंड में उभरते उस व्यापक पैटर्न की ओर संकेत करता है, जहां आरटीआई कार्यकर्ताओं और विसल ब्लोअर्स के मामलों में भी अक्सर आरोप के बाद उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने और काउंटर एक्शन देने की पद्धति देखी जाती है। उदाहरण के तौर पर 6 फरवरी 2023 को पिथौरागढ़ के एक आरटीआई कार्यकर्ता और कपड़ा व्यापारी लक्ष्मी दत्त जोशी पुलिस लाइन क्वार्टरों से सड़क पर गंदे नाले के पानी बहने की शिकायत दर्ज कराने एसपी ऑफिस पहुंचे। उन्हें पूछताछ के नाम पर सीसीटीवी रहित कमरे में ले जाकर थप्पड़ मारे गए, चश्मा तोड़ा गया और कपड़े उतरवा कर अपमानित किया गया और झूठे मुकदमों की धमकी दी गई। विभिन्न समाचार पत्रों में और इंटरव्यूज में जोशी जी ने बताया कि घटना के बाद वो घर लौटे। अगले दिन 7 फरवरी को जिला अस्पताल में मेडिकल कराया, जहां 12 से 14 चोट जो कि 24 घंटे पुरानी थी उसकी पुष्टि हुई। एक्सरे में फ्रैक्चर भी आया। 8 फरवरी को जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण नैनीताल में शिकायत दर्ज की गई। तत्कालीन एसपी ने शपथ पत्र में जोशी को आपराधिक व्यक्ति बताया, जो जुआ, गुंडा, मारपीट केस और इन सब में जुड़े हुए थे, लेकिन प्राधिकरण ने इन आरोपों को कमजोर माना। दिसंबर 2025 में जस्टिस एनएस धानिक की अध्यक्षता में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने इस पूरे मामले में एक अहम निष्कर्ष दिया। कुछ पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया गया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। लेकिन यहीं से एक बड़ी सच्चाई सामने आती है।
यह फैसला सिर्फ विभागीय स्तर का था, सजा नहीं। यानी दोष तय हो गया लेकिन दंड अब भी अनिश्चित है। गृह विभाग को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं, पर महीनों बाद भी यह प्रक्रिया लंबित है और यही वह जगह है जहां न्याय और प्रशासन के बीच की दूरी साफ दिखने लगती है। इसके बाद अप्रैल 2026 में स्थिति और भी पेचीदा हो गई, जब शिकायतकर्ता जोशी को एफआईआर दर्ज कराने के लिए बार बार कोतवाली के चक्कर खाने पड़े, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके उच्चाधिकारियों से संबंधित मामला था। अंततः 7 अप्रैल 2026 को मजिस्ट्रेट कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और भारतीय न्याय संहिता की धारा 175 के तहत एफआईआर दर्ज हुई। हैरानी की बात यह है कि कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी एफआईआर में देरी हुई और अंततः 23 अप्रैल 2026 को कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 323, 342, 355, 504, 506, 342 के अंतर्गत ये धाराएं दर्ज हुई। फिर भी सजा का सफर अभी शुरू ही हुआ है। यह बताया जाता है कि जिन अधिकारियों पे आरोप लगे थे वो उन्होंने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया और वर्तमान में वो यूएन के किसी मिशन पे विदेश में तैनात है। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम किसी एक केस की कहानी नहीं रह जाता, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था की उस धीमी गति को उजागर करता है जहां प्रक्रिया ही परिणाम बन जाती है। ऐसे में सवाल यह नहीं रह जाता कि दोषी कौन है, असली सवाल यह बन जाता है कि क्या इस पूरे सिस्टम में सच समय रहते कभी सामने आ भी पाता है या वह भी फाइलों के बीच कहीं धीरे धीरे थक कर बैठ जाता है। इसके प्रत्युत्तर में पुलिस पक्ष ने उनकी शिकायत को गंभीरता पर लेने के बजाय सीधे जवाब दिया और उनके पीछे आपराधिक रिकॉर्ड और आचरण को सामने रखकर उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाए, जो कि एक क्लासिक क्रेडिबिलिटी अंडरमाइनिंग रणनीति मानी जाती है। जो एडवोकेट साथी हैं वो उस चीज को बेहतर समझते हैं। यह मामला आगे चलकर राज्य की पुलिस शिकायत प्राधिकरण तक जब पहुंचा, जहां प्रारंभिक स्तर पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई। यह दिखाता है कि संस्थागत तंत्र मौजूद तो है परंतु सक्रिय होने में समय लेता है। पिथौरागढ़ की लक्ष्मी दत्त जोशी मामले में पुलिस प्रताड़ना के आरोपों पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने अधिकारियों को दोषी मानते हुए कार्रवाई की सिफारिश की, लेकिन दंड प्रक्रिया लंबित रही और एफआईआर तक दर्ज कराने में न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। इसी तरह देहरादून में विकेश नेगी पर गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्रवाई को बाद में प्रशासनिक अपील में निरस्त कर दिया गया, जो आरंभिक आदेश की कमजोरी को दर्शाता है। वहीं हरिद्वार के आरटीआई कार्यकर्ता पंकज लांबा के मामले में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु, जिसे पुलिस ने दुर्घटना और परिवार ने हत्या बताया, आज भी निर्णायक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई। इन सभी उदाहरणों को साथ रखकर देखने पर एक संरचनात्मक प्रश्न उभरता है कि क्या संस्थागत प्रक्रियाएं समय रहते सत्य तक पहुंचने में सक्षम हैं या नहीं, या फिर प्रक्रिया की जटिलता और विलंब ही धीरे धीरे न्याय को निष्प्रभावी बना देते हैं। इन सभी उदाहरणों को एक साथ देखने पर एक और संरचनात्मक पैटर्न उभर के सामने आता है। पहले चरण में शिकायतकर्ता द्वारा आरोप या खुलासा किया जाना, दूसरे चरण में उसके विरुद्ध प्रत्युत्तर, जैसे कुछ पुराने मामलों का हवाला दिए जाना, नए मुकदमे या निवारक कानूनों का उपयोग करना, और तीसरे चरण में न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्थाओं के समक्ष सत्यापन की प्रक्रिया। यह आवश्यक नहीं कि हर मामले में शिकायतकर्ता सही ही हो या हर कार्रवाई दुरुपयोग के आधार पर ही की गई हो, लेकिन यह अवश्य संकेत करता है कि स्टेट रिस्पांस और इंडिविजुअल डिसेंट के बीच टकराव की प्रकृति जटिल और बहुस्तरीय है। इसलिए ऐसे मामलों का मूल्यांकन करते समय ना तो एक तरफा निष्कर्ष निकालने उचित है, ना ही संस्थागत उत्तरदायित्व के प्रश्नों को नजरअंदाज करना, बल्कि साक्ष्य, प्रक्रिया और न्यायिक परीक्षण के आधार पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाना ही विधिक और पत्रकारितात्मक दृष्टि से उचित माना जाएगा।